आज तो इसी लिंक से क्लास चलेगा ना। Good morning, all of you. गुड गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। Good गुड morning. मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। Good morning, beta. Good morning. एक दो मिनट और वेट करें, एक बार स्टूडेंट्स आ जाए, फिर बीच में डिस्टर्ब करेंगे कि कौन सा चैप्टर करा रहे हो। हम एक एक मिनट और वेट करते हैं, बच्चे और ऐड हो जाएं। मैम।
स्टार्ट करें अब। यस मैम। देखिए कल हमने कर लिया था थॉर्नडाइक के, हमने एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बाद हमने एलिमेंट्स किए थे। आज हम करते हैं लॉस ऑफ लर्निंग, यानी सीखने के नियम क्या क्या हैं। लो करते हैं इसके क्या क्या नियम आएंगे। थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम बताए हैं, दो उसने नियम बताए हैं। एक तो उसने कहा है कि मेन लॉ और एक सेकेंडरी लॉ, यानी एक प्रमुख नियम और एक होते हैं गौण नियम। दो तरह के उसने लॉ बताए हैं। तो फर्स्ट हम करेंगे अभी मेन लॉ। देखिए प्राइमरी लॉ कह सकते हो उसको, सेकेंडरी लॉ कह सकते, प्राइमरी लॉ है ये फर्स्ट, दूसरा है सेकेंडरी लॉ। तो प्राइमरी लॉ के अंदर देखो पहला आता है रेडीनेस का, लॉस ऑफ रेडीनेस। यहाँ बात आती है कि जैसे नाम से ही पता चल रहा है आपको रेडीनेस है, यानी एक तत्परता होनी जरूरी है। जब भी हम कोई काम करते हैं उसके लिए एक हमें, अगर कोई भी काम हमने सीखना है तो उसके लिए एक रेडीनेस होनी बहुत जरूरी है। तब भी हम ये कहें कि उसको वो शीघ्र से शीघ्र उस काम को सीख सकता है, तभी इसका नाम लॉ ऑफ रेडीनेस रखा गया है। तो इसमें वुडवर्थ ने इसे मानसिक तैयारी का नियम भी बताया है, लॉ ऑफ मेंटल सेट, जिसमें हम ये कहें कि हमें एक तरह से तैयार रहना होता है। अगर हम जैसे मान लो आज आप सीखने के लिए रेडी हो कि हाँ आज मैंने ये काम सीखना है, अगर तब भी आप सीख पाओगे, तब आप में ज्यादा, क्योंकि खुद आप मोटिवेट हो और खुद रेडी हो उस चीज को सीखने के लिए, और आप उस चीज को जल्दी से जल्दी सीखने के लिए तैयार हो, तो आप उसको जल्दी से जल्दी सीख जाते हो। अगर हम तैयार नहीं होते कि हाँ ठीक है मुझे सीखना है, ठीक है काम काम करना है मुझे, तो एक होता है कि ठीक है वाला काम हो जाता है कि उसमें बच्चा रेडी नहीं होता कि मैंने ये काम सीखना है। जैसे हम अदर सब्जेक्ट की बात करते हैं कि कई बच्चे कहते हैं कि मुझे मैथ अच्छा नहीं लगता, कोई कहता है साइंस अच्छा नहीं लगता, कोई कहता है हिस्ट्री अच्छी नहीं लगती। तो उसमें क्या होता है कि जब ऐसे सब्जेक्ट की बात आती है तो वो बच्चे क्या करते हैं, उसके लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि हमारे अंदर से खुद की एक रेडीनेस नहीं आती। जब हम कहते हैं ना मुझे मैथ समझ नहीं आता, तो आपने ना अंदर ही अंदर एक धारणा कर रखी है कि मुझे समझ नहीं आता। लेकिन जब आप उसको सोल्व करने लगते हो, एक प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, दूसरी हो जाती है, तीसरी हो जाती है, तो आप उसके लिए एक मोटिवेशन भी मिलती है, एक रेडीनेस भी होती है कि हाँ मुझे अब करना है। तो लॉ ऑफ रेडीनेस वो है जिसके अंदर हम तैयार रहते हैं। क्लियर? जी मैम। अब है लॉ ऑफ इफेक्ट। इससे पहले हम प्रभाव के नियम करने से पहले हम लॉ ऑफ रेडीनेस के एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं वो कर लेते हैं। शैक्षिक उपयोगिता क्या क्या आएगी जो आप लोगों की बुक में है। ज्यादा डीपली मैं समझाऊंगी नहीं क्योंकि हम इसको ना कर चुके हैं। जो पॉइंट आप लोगों को समझ नहीं आता वो वहीं पर मुझे रोक देना कि मैम ये रिपीट करना आप, ठीक है। एक है ध्यान रुचि पैदा करना, क्रोजिंग अटेंशन एंड इंटरेस्ट, अराउजिंग। तो इसमें क्या है, जब हम ये कहते हैं कि बच्चे का ध्यान और इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है, तभी वो जल्दी से जल्दी सीख पाएगा। अभी जैसे मैंने कहा कि आप किसी काम को सीखने के लिए मोटिवेट हो, किसी काम को सीखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पूरा फोकस चाहिए होता है, पूरा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है, आपका इंटरेस्ट जरूरी होता है। जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक आप वो काम नहीं करोगे। सेकंड है अराउजिंग क्यूरियोसिटी, यानी जिज्ञासा पैदा करना। जब आप किसी काम को करते हो तो उससे क्या होगा, आपकी क्यूरियोसिटी एक अवेयर हो जाती है कि हाँ, एक जिज्ञासा हो जाती है कि अब मैंने ये सीख लिया, इसके आगे कौन सा स्टेप है। थर्ड आएगा मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बता दिया है। फोर्थ है रेडीनेस फॉर न्यू नॉलेज। जब हम कोई भी काम सीखते हैं तो हमें ये होता है कि हमें आज कुछ नया सीखने को मिलेगा जो मुझे नहीं आता है। तो इसी तरह से क्लास के अंदर भी क्या है, जब टीचर बच्चों को टीच करते हैं तो बच्चों को एक ये होना चाहिए कि आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। आपने खुद ने कभी रियलाइज किया होगा, जब आप कुछ नया करते हो ना तो आपको एक अलग सी सेटिस्फेक्शन होती है और आपको ये लगता है कि आज मेरी नॉलेज में थोड़ा इंक्रीज हुई है और मैंने कुछ नया अपनी लाइफ के अंदर ऐड किया है, यानी मैंने कुछ नया सीखा है। आज तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये काम मैंने सीखा है और मैंने ये काम किया है। तो इसी तरह से
जब स्टूडेंट को एक, जब भी हम कहें कि न्यू चैप्टर रीड कराया जाता है, तो उसके लिए पहले उनको मेंटली प्रिपेयर किया जाता है और उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी लाई जाती है, एक रेडीनेस लाई जाती है, एक मोटिवेट उनको किया जाता है और उनको ये क्यूरियोसिटी रहती है कि आज हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट है टू एक्सप्लोर हिडन एबिलिटीज। तो यहाँ पर जब भी हम कुछ सिखाते हैं तो कई बार आप सिखा देखना, कभी खुद भी आप सीख रहे होते ना, तो आप एकदम से क्वेश्चनिंग करना शुरू कर देते हो, खुद करना शुरू कर देते हो, कुछ क्रिएटिव करना शुरू कर देते हो, तो वो क्या है, हिडन टैलेंट भी आपका बाहर आने लग जाता है। ये थे इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। नेक्स्ट करते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम में क्या है कि दो तरह से होते हैं। इफेक्ट क्या क्या पड़ेगा, या तो पॉजिटिव पड़ेगा या नेगेटिव पड़ेगा। अगर पॉजिटिव पड़ता है तो हमें उस काम को करने में हमारा मन करता है कि हाँ मुझे ये काम और करना है, मुझे और मेहनत करनी है, उसको खुशी मिलती है उस काम को करने के लिए। ठीक है, जब पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। अगर मान लो नेगेटिव रिस्पॉन्स आ गया किसी काम को करने से, तो क्या होगा, उसको आप रिपीट नहीं करोगे, आप ये सोचोगे मुझे ये काम नहीं करना। आपको एक तो मेंटली स्ट्रेस हो रहा है, एक फिजिकली आप वीक हो रहे हो उस काम को करने में, तो वो क्या है, आप उस काम को वहीं पर छोड़ दोगे। तो ऐसा है जहां पर हमें ये लगे कि लॉ ऑफ इफेक्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिस्पॉन्स होते हैं जो हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या क्या होंगी। डिजायरेबल सेंटिमेंट्स, डेवलप ऑफ डिजायरेबल सेंटिमेंट। जब पॉजिटिव होता है तो हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, जिसके अंदर हम ये कहें, जिससे हमारी फीलिंग्स एक्सप्रेस होती है, हमारी इमोशंस जो कहें डेवलप होते हैं और हम इमोशनली स्ट्रोंग भी होते हैं। सेकंड आएगा रिलेशनशिप ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें हम ये कहें कि ये हमारी एक इंटरेस्ट में, अगर हमें इंटरेस्ट है उसको, और अगर हमें उसको करने में ये कहें कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, तो हमारा इंटरेस्ट और क्रिएट हो जाएगा इसमें, और हम उतना ही उसके अंदर एक्टिव रहेंगे, उतना ही हम उसके अंदर एफर्ट्स डालेंगे और उतना ही हम उसको प्रभावशाली कार्य को करेंगे कि हमारा कार्य काम जो है और भी इफेक्टिव हो जाए। थर्ड आएगा रिलेशनशिप ऑफ मेमोरी। मेमोरी के अंदर क्या है कि हम जब ये कहें कि उसका रिस्पॉन्स, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है सीधा, तो उससे क्या होगा कि हमारी मेमोरी जो है वो और भी स्ट्रोंग हो जाएगी। जब हम ये कहें कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स जब हमारे ऊपर पड़ता है ना, तो हम अच्छी चीजों को हमेशा याद रखते हैं। वैसे देखा जाए ये ऐसा नहीं है कि हम बुरी चीजें भूल जाते हैं, लेकिन हम उसको याद नहीं करना चाहते। देखो, ये एक ट्रुथ है। हम हमेशा अगर ये कहें कि दुख साथ में लेके चलेंगे तो हमारी लाइफ जो है ना वो इम्पॉसिबल हो जाएगी, और हम ये कहें कि उसको सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हम ये कहें कि ऐसे में क्या होगा, अ, हम हमेशा क्या करते हैं, पॉजिटिव चीजों को ही लेते हैं साथ में, और उसका प्रभाव हमारे ऊपर इतना पड़ता है कि हम, हमारी मेमोरी जो है और भी ज्यादा स्ट्रोंग हो जाती है उस चीज के लिए। जब नेक्स्ट आएगा फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट्स, आपको अच्छी आदतों का विकास होगा, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो और भी स्ट्रोंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा इमोशन ऑफ एंगर एंड जेलस, जिसमें हम ये कहें कि यहाँ पर जब हम पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है ना, हम आगे बढ़ते रहते हैं, तो हमारे अपने आप ही जो एंगर है, जो जेलसी है, वो खत्म हो जाती है। और जब हम नेगेटिव की तरफ जाते हैं, यानी हमारा रिस्पॉन्स जो है वो नेगेटिव जाता है, हम पॉजिटिव मतलब कि रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है हमें और नेगेटिव है, तब हम दूसरों को देखकर ईर्ष्या करने लग जाते हैं, गुस्सा आने लग जाता है। अगर ईर्ष्या भी नहीं करते हो तो गुस्सा आने लग जाता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर लोगे। तो ये क्या है, जब हम सेटिस्फाइड होते हैं तो हमें ना तो गुस्सा आता है और ना ही हम एक दूसरे से जेलस करते हैं। सेकंड आएगा पुरस्कार और दंड के सिद्धांत की निर्भरता, डिपेंड्स ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, जिसमें हम ये कहें कि पुरस्कार और दंड का सिद्धांत इस नियम पर आधारित है जिसमें कि अच्छे व्यवहार को पुरस्कार दिया जाता है और बुरे व्यवहार को दंड के साथ जोड़ा जाता है। यानी हम हमेशा क्या करते हैं, लेकिन इसका एक पॉजिटिव पॉइंट आगे आएगा, मैं पहले ही शेयर कर देती हूँ कि इसमें क्या है, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव, कई बार आप लोगों ने देखा होगा
ये फैक्ट है, ये ह्यूमन बींग्स का नेचर है। देखो छोटा बच्चा क्या कर रहा होता है, जब ज्यादा जिद कर रहा होता है ना, हम उसको बड़े प्यार से समझाते हैं, उसको बड़े प्यार से समझाते हैं कि भाई नहीं इस तरह से, अच्छा आप ऐसे कर लो ऐसे कर लो, नहीं मानते। और जैसे ही उसको पनिशमेंट मिलती है, जैसे मम्मी एक थप्पड़ लगा देती है, तो उसी वक्त क्या हो जाता है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है, वो बच्चा चुप हो जाता है। तो यहाँ एक हम बहुत कई बार चीजें ऐसी आ जाती हैं कि जैसे क्लास में हम कहें कि एक बच्चा पढ़ के नहीं आ रहा, आपने बहुत दिनों से उसको कहा कि पढ़ के आओ पढ़ के आओ, और एक दिन आपने उसको पनिशमेंट दे दी, उसको थोड़ा सा फील हुआ। कई बार आपको कई बच्चे बड़े इंसल्ट सी फील कर लेते हैं और उसके बाद वो सोचते हैं मुझे ऐसा काम नहीं करना, और वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना लग जाते हैं। तो यही है पुरस्कार और दंड की सिद्धांत, जिसके अंदर हम कहें कि कई बार ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। नेगेटिव ऐसे हो सकता है कि उस दंड का प्रभाव उसको गलत दिशा की तरफ ले जाए, या फिर पॉजिटिव की तरफ ले जाए। नेक्स्ट आएगा व्यवहार का सुधार सिद्धांत, जिस सॉरी सुधार की बात करते हैं हम, जिसके अंदर कि जैसे उसके बिहेवियर के अंदर चेंजेस आ सकते हैं, उसका इम्प्रूव हो सकता है उसका बिहेवियर। हम कहें कि जब रिस्पॉन्स सही जा रहा है तो ऑटोमेटिक उसके बिहेवियर के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक सबको? मैम हाँ जी बेटा। मैम ये बुक्स में नहीं मिल रहे, ये जो थॉर्नडाइक वाला कल मैंने स्टडी किया है, आपने अभी जो पढ़ाया ये थोड़ा सा नोट डाउन करके रख देती। हाँ बेटा कोई बात नहीं, आप नोट डाउन कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, इजली मिल जाएगा। कौन सी बुक है आपके पास? वो जो इधर से दिए है, पेपर वन का जो मतलब कॉलेज से मिला है जो वाला। लक्ष्मी की एग्जाम नोट्स हैं? हाँ लक्ष्मी लक्ष्मी। हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम? इंग्लिश में है मैम। बेटा पेज नंबर अभी मैं बता दूंगी आपको। अच्छा ठीक है। ठीक है। ठीक है मैम। वैसा है। फिर मुझे और आगे का पढ़ाई फिर यहीं से मिलेगा या फिर कोई और लिंक करेगा? हेलो। हाँ जी बेटा बोलिए। कुछ पूछ रहे थे हाँ आप? मैम, ये थॉर्न डाइट का नहीं हो रहा है मैम। हाँ बेटा थोर्नडाइक की है। ओके मैम। अब ऐसा है ना, मैं तभी आप लोगों की ना पूरी वेट करती हूँ, क्लास में अनाउंस भी करती हूँ कि थोर्नडाइक का पढ़ा रही हूँ, अभी 5 मिनट और वेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स की। कि कई बच्चे जैसे बीच बीच में आते हैं ना, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि तभी वेट करके फिर मैं आप लोगों को रीड कराती हूँ। अब देखो मैंने ये पूरा कल थोर्नडाइक की थ्योरी मैंने आप लोगों को कराई थी, और आज हमारा हो गया इसके नियम हो गए हैं। ठीक है, पहले अभी देखो यहाँ पर सिर्फ हमने फर्स्ट जो प्राइमरी लॉज हैं वही किए हैं, यानी प्रमुख नियम है उसी के पार्ट किए हैं हमने। पहले मेन लॉ में हमने तत्परता का किया, यानी रेडीनेस का। सेकंड हमने इफेक्ट का किया, प्रभाव का नियम। अब हम थर्ड करने वाले हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी अभ्यास का नियम। क्लियर है यहाँ तक सबको? थर्ड करें हम? मैम मिला है मुझे मैम। वो बेटा इंडेक्स में देखा करो, इजिली मिल जाएगा आपको। ओके ओके मैम। मुझे आवाज नहीं आ रही है। आवाज बेटा आपकी क्लियर नहीं आ रही है, नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी आपके वहाँ। मेरी सबको क्लियर आ रही है? आगे करें? यस मैम। आगे कीजिए मैम।
ठीक है, अब देखिए लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम जिसको बोलते हैं। देखिए विदाउट प्रैक्टिस हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। एक बार आपने ट्राई किया और फिर आपने उसको कोशिश ही नहीं की। तो थोर्नडाइक क्या कहते हैं, जब भी हम ये कहें कि कभी भी कोई भी काम करते हैं, जैसे उन्होंने बिल्ली के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, तो हमने कल क्या जब एक्सपेरिमेंट जब मैं आप लोगों को बता रही थी उसमें क्या था कि वो बार बार बिल्ली को पिंजरे में डालता है जब जब वो भूखी होती है, क्योंकि वो स्टिमुलस होना और एक रिस्पॉन्स मिलना बहुत जरूरी है, तभी वो भूखी बिल्ली को अंदर डालते हैं। अब यहाँ पर देखो वो बार बार वो ट्राई करती है, लास्ट टाइम वो क्या करती है, एग्जैक्ट ट्रिगर के ऊपर उसका पॉइंट पंजा जो है वो जाता है। तो यहाँ भी लॉ ऑफ एक्सरसाइज में उन्होंने यही कहा है कि जब हम किसी चीज को रिपीट करते हैं और उसके साथ हम कनेक्शन बनाते हैं, एक स्टिमुलस हमें मिलता रहता है कि आप जब भी ट्राई करते हो आपको एक बेस्ट रिस्पॉन्स मिलता है। आप एक बार देखो कोई भी चीज सीखते हो, एक बार वो खराब होगी, फिर आप क्या कहोगे, इस बार मैं अच्छे से ट्राई करूंगी। जैसे ही ट्राई करते हो थोड़ा सा बेस्ट निकलता है, आपका मोटिवेशन और भी स्ट्रोंग हो जाता है, आपकी रेडीनेस आ जाती है उसके अंदर कि नहीं मुझे और करना है, इसको बेटर करना है। फिर थर्ड टाइम में फिर और बेटर करते हो, फोर्थ टाइम आप उसके अंदर धीरे 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 इस तरह से प्रैक्टिस करके और आप उसके अंदर क्या हो जाते हो, अपनी वीकनेस को दूर करते जाते हो और उसके अंदर फेलियर पॉइंट को डिसअपियर करते जाते हो और उसमें स्ट्रोंग होते जाते हो। तो सेम एज इट इज लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, जिसके अंदर हम किसी भी कार्य को बार बार करते हैं, एक तो हम मेंटली स्ट्रोंग हो जाते हैं, दूसरा हम उस काम में परफेक्ट हो जाते हैं, थर्ड उसके अंदर हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, फिर हम ये कहें कि धीरे धीरे हम उस चीज को यूज करते हुए उसके अंदर एक्सपर्ट हो जाते हैं। क्लियर? क्लियर है यस सबको? मैम। यस मैम। डाउट है किसी को? No, ma'am. Clear. ओके अब देखो इसके अंदर क्या है, इस नियम के कुछ दो और नियम हैं बताए हैं। एक लॉ ऑफ यूज है, एक लॉ ऑफ डिस यूज है। देखिए यहाँ पर वो पॉजिटिव और नेगेटिव का आ जाएगा। लॉ ऑफ यूज का मतलब क्या है कि किसी भी काम को हमें बार बार जब हम करते हैं तो उसकी एक तो हमें हमारी यूजफुल है हमारे लिए और हमारे लिए बेनिफिट्स है, तो हमें ये लगता है कि इस काम को हमें समझ आ जाती है और उस काम को हम रिपीट करना शुरू कर देते हैं, और जितना भी हो सकता है उसके साथ साथ इम्प्रोवाइजेशन हम करते रहते हैं, यानी उसके अंदर और चेंजेस लाते रहते हैं। जैसे मैंने कल आपको कहा था कि आप कंप्यूटर चलाना सीखते हो या कोई भी ऐप पे आप काम कर रहे हो, तो आप क्या करोगे लॉ ऑफ यूज के अंदर कि आप उसको यूज इतना कर रहे हो कि आप धीरे धीरे उसके अंदर चेंजेस लाना जरूरी, आप सोचते हो कि अब मैं और बेटर कर सकता हूँ और इसके अंदर ये चेंजेस जरूरी हैं जो मेरे काम को और आसान कर देंगे। तो बार बार यूज करने से क्या होगा, आप उस काम में इतने परफेक्ट हो जाते हो कि आप उसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हो और उसके अंदर और इम्प्रोवाइज कर सकते हो। थर्ड आएगा लॉ ऑफ डिसयूज। डिसयूज में क्या होता है कि हम कई बार हम क्या करते हैं, किसी कार को बार बार जब हम दोहराते हैं तो एक तो हमारे किसी भी काम को करने से हम क्या आएगा कि एक तो स्टेबिलिटी आ जाती है हमारे अंदर, कि हमारे अंदर एक स्थायीपन आ जाता है। जैसे मैंने कल बताया था कि आप गाड़ी चलाना जानते, आपने सीख लिया और आप पूरी प्रैक्टिस आपने कर ली, लेकिन कुछ साल तक आपने उस गाड़ी को नहीं चलाया और आपको फिर गाड़ी चलाने का मौका मिला, तो आप ये थोड़ा ना कहोगे कि मैं गाड़ी चलाना भूल गया। आप क्या कहते हो, मैं काफी टाइम हो गया मैंने गाड़ी नहीं चलाई, लेकिन जैसे ही चलाते हो आप वैसे ही परफेक्टली चला रहे हो। तो ये क्या है लॉ ऑफ डिसयूज, कि कई बार चीजें हम उस चीज को हम इतने परफेक्ट हो जाते हैं और अगर हमें दोबारा उस काम को करने का अवसर मिलता है, आप उसको कभी नहीं भूलते, उसको उसी तरह से काम को शुरू कर देते हो। तो लॉ ऑफ डिसयूज और लॉ ऑफ यूज। अब इसके हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। एक तो वर्बल प्रैक्टिस हो जाती है, हम बोल के भी देख लेते हैं, हम किसी काम को कर रहे हैं तो उसको दोहरा सकते हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस में क्या है, अभ्यास का नियम। बच्चों से हम क्लासरूम में क्या कराएंगे, बच्चों से रिपीट कराएंगे, वर्बली एक्सरसाइज कराएंगे, अभ्यास कराएंगे। जैसे प्राइमरी लेवल पे क्या होता है
कि बच्चों को अल्फाबेट सिखाते हैं, हम क्या करते हैं वर्बली उनको एक्सरसाइज कराते हैं ना, कि बोलो, बार बार दोहराते हैं। टेबल लास्ट पीरियड में क्या होता है कि हम बच्चों को बार बार टेबल करा रहे हैं, अल्फाबेट्स रिपीट करा रहे हैं, स्वर और व्यंजन करा रहे हैं। तो एक वर्बली एक्सरसाइज जिसको हम ये कहें कि उनको कभी भी सुन लो उनको याद होते हैं। इवन आप धीरे धीरे भूल गए होगे, लेकिन आज भी अगर आपको कह दिया जाए कि अल्फाबेट, अल्फाबेट तो सबको याद है, लेकिन स्वर और व्यंजन में थोड़ा सा बच्चे कई बार हो जाते हैं क्योंकि वो हमारी कंटिन्यूसली हमारी क्या बनी रहती है कि अब से अब तक हम, लेकिन आप भूले नहीं हो, जैसे ही आप उसको रिवाइज करते हो आपको याद आ जाता है। तो वर्बल प्रैक्टिस के अंदर क्या है कि बच्चों को दोहराया जाता है क्लास में। फिर सेकंड आएगा रिपीटेशंस। रिपीटेशंस में कोई भी जितना भी मटेरियल, जैसे मान लो आप हम चैप्टर आप लोग कर रहे हो और मैं लास्ट में क्या करूंगी उसको रिपीट कर दूंगी, जिससे क्या होगा एक पूरा रिवाइज हो जाएगा, जिससे आप पूरे एक्टिव हो जाओगे, आपकी मेमोरीज में चला जाएगा, आप उसके लिए अवेयर हो जाओगे कि हाँ ये पॉइंट हुए थे। थर्ड आएगा डिस्कस। जब भी हम किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, अगर मान लो हमें मेन टॉपिक की कुछ लाइंस याद नहीं है, लेकिन डिस्कशन के अंदर आपने जो अपने डिस्कस किया है उस पॉइंट से आप उस वक्त उस चीज को उठा लेते हो, क्योंकि लाइव क्लास लगा रहे हो, आप क्लासरूम में डिस्कस कर रहे हो, अपने फ्रेंड से कर रहे हो, टीचर से कर रहे हो। इससे क्या होगा, आप उस मटेरियल के लिए आप जो भी टॉपिक ले रखे हो वो और भी इफेक्टिव हो जाता है वो आपके लिए। सेकंड नेक्स्ट आएगा फॉर्मेशन ऑफ हैबिट्स, जिसके अंदर हम जब भी किसी कार्य को दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो उससे क्या होगा, बच्चे जब भी उनकी एक हैबिट बन जाएगी उस काम को। जैसे हम कहते हैं ना, कोई भी चीज अगर हम रीड करते हैं तो हमारी आदत होती है उस चीज को, कोई भी वर्ड ऐसा आ जाए जिसको हम नहीं जानते हैं, तो हमारी एक हैबिट बन चुकी है उसके बारे में जानने की। और फिर जब तक उसको जान नहीं लेते हम आगे बढ़ते ही नहीं है। तो यही है, एक हैबिट उनकी चेंज हो जाती है। फिर है एलिमिनेट ऑफ बैड हैबिट्स, बुरी आदतों को छोड़ देते हैं। और हमें ये लगता है कि जितनी भी एरर हुए हैं, जितनी भी गलतियां हो रही हैं हमसे पढ़ाई में लेकर, तो हम उसको साथ ही साथ दूर करते हुए चले जाते हैं। जैसे क्लासरूम में है, बच्चे बार बार मिस्टेक कर रहे हैं, टीचर डिस्कस कर रही हैं, तो हम उन गलतियों को क्या करते हैं कि हाँ मैं तो ये काम गलत कर रहा था लेकिन ये सही है, ये सही पॉइंट है, बच्चे उस चीज के लिए अवेयर हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि इम्प्रूवमेंट इन हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग उनकी इम्प्रूव हो जाती है क्योंकि वो बार बार प्रैक्टिस करते हैं। देखिए मोस्टली टीचर क्या कहते हैं, हिंदी की प्रैक्टिस करो, बच्चों की हिंदी की प्रैक्टिस छूट जाती है, मात्राएं उनकी सही नहीं होती, तो उनको और क्या कहा जाता है कि आप जितना हो सकते हैं आप लिखकर प्रैक्टिस करो। मैथ है, मैथ की हम क्या कहते हैं, जितना हो सकता है प्रॉब्लम को सोल्व करो। तो इस तरह से क्या होता है कि हम इससे हमारी राइटिंग में भी इम्प्रूवमेंट हो जाती है और हमारे टॉपिक भी क्लियर हो जाते हैं। क्लियर है सबको? कोई डाउट है तो पूछ लो अब मुझसे। यस मैम, जी मैम। क्या कह रहे हो? क्लियर है मैम। कोई डाउट नहीं है किसी को? आगे करें? नहीं है मैम। ओके बेटा। मैम एक एक चीज पूछनी थी मैम। ये थर्ड पेपर रनिंग का है ना मैम, तो उधर से मतलब ये क्वेश्चन 5 हो सकता है मैम, दो ही इसमें, दो पेपर में, जैसे थॉर्नडाइक हमने फर्स्ट पेपर में पढ़ा है, तो इसका कुछ उधर पे आ सकता है क्या मैम? किसमें बेटा, समझ नहीं आया बेटा आपका क्वेश्चन मुझे। मैम थर्ड पेपर में, हमारा जो थर्ड पेपर है लर्निंग एंड टीचिंग, उसमें एक लर्निंग का चैप्टर है यूनिट 3 में, उधर पे भी, हाँ जी। तो इधर से मतलब उधर से कोई क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में आ सकता है या फिर फर्स्ट पेपर से कोई क्वेश्चन उसमें आ सकता है, ये पूछ रहे थे नहीं मैम। ऐसे नहीं होगा बेटा, जो इसके हैं जो सिलेबस दिया हुआ है ना आपको, उसी हाँ के हाँ, अकॉर्डिंग होगा। अच्छा ठीक है। देखिए ये लॉ ऑफ यूज और डिसयूज मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। ठीक है, अब करते हैं हम सेकेंडरी, गौण नियम करते हैं हम।
लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स यानी बहुविध अनुक्रिया का नियम। यहाँ पर हम कभी भी ये नहीं कहते हैं कि एक बार में ही, बहुत कम चांसेस होते हैं कि हम एक बार में ही सक्सेस जो है वो हासिल कर लेते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, बार बार किसी को करने से, किसी भी प्रॉब्लम को हल करने से, और उसको हम कहें कि एक बार हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला, सेकंड बार हमें नहीं मिला, थर्ड बार हमें मिल जाए या सेकंड बार हमें मिल जाए, तो इससे क्या होता है, जो हमें सफलता चाहिए होती है वो हमें उस बार मिल जाती है। तो जैसे हम ये कहें कि फिर वो ये बिल्ली वाला एग्जाम्पल आ जाएगा कि थोंडाइक ने क्या किया था, बिल्ली जो ट्राई कर रही थी वो बार बार ट्राई कर रही थी गेट ओपन करने का ताकि उसको मछली मिल सके। तो वहां पर वो जब वो मल्टीपल रिस्पॉन्स यानी उसने बहुत बार कोशिश की और एक बार उसका ट्रिगर सही पैर सही जगह पैर जो है वो लग गया उसका, और सेकंड टाइम फिर उसने ध्यान दिया फिर हो गया। तो मल्टीपल रिस्पॉन्स के अंदर क्या है कि कई बार हम प्रयास करते हैं और उसके बाद हमें जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है जिससे हमें सफलता मिल जाती है, तो ये क्या है, अधिगम। तभी हमारा अधिगम जो है, जब तभी हमारी जो लर्निंग है वो सक्सेस रहती है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स के अंदर, जिसके अंदर हम वैरायटी ऑफ वेज बिफोर अराइविंग एट द करेक्ट रिस्पॉन्स, यानी हम बार बार उस चीज को दोहराते रहते हैं जब तक हमें करेक्ट रिस्पॉन्स नहीं मिल जाता। क्लियर? आगे आएगा लॉ ऑफ एटीट्यूड यानी रुझान या मनोवृत्ति का नियम। यहाँ पर क्या है कि इसमें हम ये कहें कि कैसी भी सिचुएशन हो, और हम ये कहें कि एक हम कह सकते हैं ना कि जिससे हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, जिससे एक हम कहें कि कोई भी काम कर रहे हैं तो उससे हेल्थी एटीट्यूड यानी एक अच्छा हमारा विकास हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है जिसके अंदर हम ये कहें कि जिससे हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलता है और जिस काम को करने से हमें इंजॉय फील होता है, और हमें ये लगता है कि जो एक रिस्पॉन्स आना चाहिए, मैंने जो मेहनत की है, जो काम किया है उसके लिए, तो वो एक तरह से पूरा एक मेंटली प्रिपेयर्ड, कोई भी एक, देखो क्लासरूम में आप जाते हो तो क्लासरूम में एज ए टीचर आप क्या करते हो, पूरा का पूरा एक एटमॉस्फेयर आप लोगों को पहले क्रिएट करना पड़ता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये तो है नहीं कि आप जाते ही पढ़ाने शुरू कर देते हो, हमेशा क्या होता है, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हो ताकि बच्चे मेंटली प्रिपेयर हो सके। तो वो एक, हम ये कहें जब वो मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे तो उनको ये लगेगा कि आज हमें कुछ सीखना है। आपने जाते ही अपना लेक्चर शुरू कर दिया, आपने जाते ही अपना पढ़ाना शुरू कर दिया, तो बच्चे एक तो जैसे समझ नहीं आएगी। जैसे आप लोग कई बार क्लास में एंटर कर लेते हो, मैं टीच कर रही हूँ और आप आते ही क्या पूछते हो, मैम क्या पढ़ा रहे हो, कौन सा पेपर पढ़ा रहे हो, पेज नंबर कौन सा है, कौन सा टॉपिक है। तो ये क्या है कि मैं क्लासरूम में पहले एंटर कर चुकी हूँ, मैं वो एटमॉस्फेयर क्रिएट कर चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों ने ध्यान बाद में दिया, आप लोगों की एंट्री बाद में हुई। तो एक टीचर का जो ड्यूटी बनती है लॉ ऑफ एटीट्यूड के अंदर, कि ऐसे काम करवाना जिससे एक हेल्थी एटीट्यूड बन जाए, जिससे एक ऐसा काम निकल जाए जिससे सभी बच्चे अवेयर हों और उनको ये लगे कि आज कुछ नया सीखना है, आज मैंने मेहनत करनी है। तो वो क्या है जिसमें बच्चों को एक इंजॉयमेंट मिलने वाली है, कुछ नया सीखने वाले हैं। अगर अगर उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो वो क्या होगा, उस काम को नहीं सीख पाएंगे। क्लियर? जी मैम। एक मिनट बेटा।
मेरे को जी जी बस म्यूट कीजिए बेटा, म्यूट करो बेटा। बाकी हम कल करें। ओके मैम। राहुल